में गुबार, क्यों मचा है हाहाकार की पूरी कहानी आपको बताएं। उससे पहले जरा ये बयान सुन लीजिए। काय 5 साल बहुत सारे नेता मन केस हमन चिंतन करें मनन करें कोनो मन गेरे हो जी मानन चिंतन करे बर कोई बुलारिन का चिंतन मनन करे बर एवं कमरस में बैठ के चिंतन और मनन लगा डरते मैं डंके के चोट पे यहाँ किथो अगर 500 कार्यकर्ता है 500 कार्यकर्ता उठ के कह दे कि मोर परिवार के 5 साल में एक ठन काम लाभ मन कोई करे हो बता दे मैं मन से उतर के चल दूं। तो सुना आपने कि कैसे कांग्रेस के नेता अपने ही सर्वोच्च नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने ही बिफर पड़े। दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को राजनांदगांव लोकसभा से प्रत्याशी घोषित किया, जिसके बाद विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का दौर जारी है। 18 मार्च को राजनांदगांव विधानसभा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में स्थानीय नेता ने मंच पर जमकर भड़ास निकाली। मंच से बोलते हुए कांग्रेसी नेता ने यहां तक कह दिया कि जिला जनपद का चुनाव होने वाले हैं, भिलाई, दुर्ग, रायपुर से कोई प्रत्याशी हो तो यहां ऐलान कर दीजिए, हम उसे भी अपना नेता मान लेंगे। इतना ही नहीं, ये भी कह दिया कि 5 सालों तक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के पास पहुंच भी नहीं सके, इसलिए ऐसी करारी हार हुई है। काय 5 साल बहुत सारे नेता मन केस हमन चिंतन करें मनन करें कोनो मन गेरे हो जी मानन चिंतन करे बर कोई बुलारिन का चिंतन मनन करे बर एवं कमरस में बैठ के चिंतन और मनन लगा डरते मैं डंके के चोट पे यहाँ किथो अगर 500 कार्यकर्ता है 500 कार्यकर्ता उठ के कह दे कि मोर परिवार के 5 साल में एक ठन काम लाभ मन कोई करे हो बता दे मैं मन से उतर के चल दूं। मौका कभी मिलिस नहीं, 5 साल हम तुहर तीर में नहीं उधन सके और एकरे नतीजा है कि हम आज 46,000 से विधानसभा चुनाव काबर हारे। ये सब ला आप कार्यकर्ता से बैठ के चिंतन करे की आवश्यकता है। अब लोकसभा के चुनावी रण में अगर प्रदेश स्तर के सबसे बड़े कांग्रेसी नेता पर उन्हीं के पार्टी के नेता कार्यकर्ता आरोप लगाएंगे तो भला बीजेपी कांग्रेस चुप रहने वाली है। पूरे मामले पर तंज कसते हुए बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि भूपेश जी को सीएम हाउस इतना प्यारा था कि कार्यकर्ता से मिले न जनता से, अब तो उन्हें झेलना पड़ेगा ही, उनके पास कोई जवाब नहीं है। वहीं ये भी कहा कि आज भूपेश जी ना तो कार्यकर्ताओं के पास जाने के लायक बचे हैं और न ही जनता के पास। 5 साल तक लोग सीएम हाउस से निकले नहीं, इतना प्यार था सीएम हाउस से, न कार्यकर्ता से मिले न जनता से मिले, तो अब तो झेलना पड़ेगा। नांदगांव गए हैं, कार्यकर्ता पूछ रहे हैं 5 साल से कहाँ थे। मुख्यमंत्री जी जो उस समय के थे उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो तो लगे हुए थे उस समय दूसरे खेल में। तो अब जो जनता के साथ जब जाएंगे, मैंने तो पहले भी कहा था कि न वो कार्यकर्ता के पास जाने के लायक बचे हैं न जनता के पास जाने के लायक बचे हैं। लोकसभा चुनाव की अभी शुरुआत मात्र ही हुई है, ऐसे में एक और कांग्रेसी नेताओं को पार्टी छोड़कर जाना और दूसरी ओर खुले मंच से अपनी भड़ास निकालना बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस में गुबार है और भीतर खाने हाहाकार मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। नमस्कार, जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत से पहले आज जरा छत्तीसगढ़ की कहावत की बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक कहावत है कि कड़वा कड़वा थू, माफ कीजिएगा उल्टा हो गया, मैं उसको सीधा बता देता हूं कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस जब सत्ता से बेदखल हो गई, उसके बाद से लगातार कांग्रेस के भीतर खाने जबरदस्त जो हलचल है मचा हुआ है। एक के बाद एक क्रमशः लगातार नेताओं के बयान, इस्तीफे, पत्र लिखना, तमाम तरह की जो बातें हैं वो सामने निकल के आ गया। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे से जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उज्जवल दीपक जी, आप वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। उज्जवल जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, आप वरिष्ठ प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार बतौर राजनीतिक विश्लेषक अनिरुद्ध दुबे भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या हो गया है कांग्रेस को? क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है कि मंच पे पूर्व मुख्यमंत्री के सामने ही नेता फट पड़े हैं, नेता बिफर रहे हैं और उनके भाषण पे नीचे बैठे कार्यकर्ता ताली बजा रहे हैं? अवधेश जी, इसके 2 पहलू हैं। पहली बात तो देखिए, अवसर क्या था, चुनावी सभा थी और जिस प्रकार से इस टाइमिंग के बीच उस मंच में जिस प्रकार से बातें कही गई, मैं उसका समर्थन नहीं करता। इसका दूसरा पहलू भी आप देखिए कि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जहां 11 में से 9 प्रत्याशी बदल दिए गए।
जहां आपने सार्वजनिक मंच पे कई दफे ऐसे भी देखे कि एक कार्यकर्ता नहीं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नड्डा जी, मोदी जी और कैमरे के बीच में यदि आते दिखते हैं तो नंबर 2 अमित शाह जी उनको धकिया के किनारे करते हुए दिखे गए। तो ये कांग्रेस है। देखिए, मैं उनके वक्तव्य का समर्थन नहीं करता, लेकिन जो अभिव्यक्ति की आजादी है, और उसके बाद भी वो एक छोटा सा हिस्सा था। उसके बाद प्रदेश के 5 साल मुखिया रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का उद्बोधन हुआ, उसमें भी किसी प्रकार से जो भाजपा में होता है, जो उठा के बाहर फेंक दिए जाते हैं, वो परिस्थिति नहीं आई। ये अभिव्यक्ति की आजादी एक आम कार्यकर्ता के लिए भी है, तो वो कांग्रेस में ही संभव है, भाजपा में संभव ही नहीं है। मैं फटाक से जवाब ले लेता हूं। सुरेंद्र जी मैं जवाब ले। उज्जवल जी, कांग्रेस में संभव है कि एक आम कार्यकर्ता पार्टी के सर्वोच्च स्थानीय नेता, सर्वोच्च प्रादेशिक नेता के सामने बिफर जाए, अपनी बातों को कह दे, मन का गुबार निकाल दे। बीजेपी में संभव नहीं है। जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस में संभव है कि आम कार्यकर्ता की जो लिमिट है वो वहीं तक है। भाजपा हमारी जो पार्टी है, हमारा जो संगठन है, चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, और हमें नहीं मालूम कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, पर किसी परिवार से किसी का बेटा, किसी की बेटी, उसका अधिकार नहीं महामंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का। ये सिर्फ कांग्रेस में ही संभव है। बहुत अच्छी बात कही हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने। देखिए, हुआ क्या पिछले 5 सालों में, भूपेश बघेल की सरकार ने सिर्फ सट्टेबाज, कोयला चोर, शराब, नकली शराब बनाने वाले, महादेव सट्टा खिलाने वाले, नौकरी बेचने वाले, ऐसे लोगों की एंट्री थी, सिर्फ पैसे वालों की एंट्री थी। 5 साल आम कार्यकर्ता से मुलाकात नहीं की गई, और आम कार्यकर्ता को छला हुआ फील हुआ, और ये लाजमी था। 5 साल तक नहीं, इनफैक्ट 15 साल तक जिन कार्यकर्ताओं ने विपक्ष की भूमिका में रहकर सरकार बनाने में मदद की, सरकार आते ही उनको हाशिए में ढकेल दिया गया, और एक प्राइवेट गैंग ने सीएम हाउस में कब्जा कर लिया। सिर्फ लुटेरे, गिरोहबाज, गैंगबाज लोगों ने सरकार चलाई, जिसके कारण आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री से मिलना मुश्किल हो गया। और जो भेंट मुलाकात का कार्यक्रम था जनता से, वो भेंट मुलाकात थी, सेट मुलाकात थी। कई बार इसको हम प्रमाणित करते। ठीक है उज्जवल जी, मैं लौटूंगा आपके। मैं एक बार अनिरुद्ध जी का रुख कर लेता हूं। अनिरुद्ध जी, चुनाव में हार जीत लगे रहते हैं। छत्तीसगढ़ में भी 5वीं सरकार है, लगातार एक पार्टी हारती है, एक पार्टी जीतती है। राज्य गठन के साथ कांग्रेस की सरकार थी, 2003 में हार गई, 2018 में बीजेपी हार गई, 2023 में फिर कांग्रेस हार गई। लेकिन इस तरह की जो वर्तमान में स्थिति कांग्रेस के भीतर है, मैं केवल कल के राजनांदगांव का जिक्र नहीं करूंगा, आप 3 दिसंबर के बाद से लगातार देख लीजिए, नेताओं का पत्र लिखना, कार्यकर्ताओं का बयानबाजी करना, दिल्ली तक दौड़ लगा देना, दिल्ली में जाके शिकायत कर देना। क्या ऐसी स्थिति पहले देखने को मिली? और अगर नहीं मिली तो इस बार ऐसा क्यों हो रहा है कांग्रेस के भीतर? देखिए अवधेश जी, आपने 2003 से लेके अभी जो है 2023 तक का आपने जो है बात सामने रखी। 2003 में भी जो है कांग्रेस हारी थी, और मैं उस चुनाव को मैंने देखा था। 2003 में जो है कांग्रेस के भीतर का जो असंतोष तब भी रहा होगा, सरकार जाने का दुख होता है, लेकिन ऐसा असंतोष उभर कर सामने नहीं आया था जो कि अभी आया है। कांग्रेस में लोकतंत्र है, ये बहुत अच्छी बात है, स्वागते है, लेकिन लोकतंत्र की सीमा कहां तक? देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप ये मत सोचना कि मैं विषयांतरण कर रहा हूं, लेकिन देना जरूरी होगा कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में थी, उमा भारती जी ने जो सीधे सीधे अडवाणी जी पे आक्षेप किया, 2 घंटे के भीतर उमा भारती जी जैसी जो नेत्री थी, जो खुद अडवाणी जी की प्रिय नेत्री थी, वो पार्टी से बाहर हुई, अपनी अलग पार्टी बनाई। फिर उनका क्या वजूद रहा ये आप जानते हैं, फिर बाद में स्थापित हो गई। खैर, आज जो है, अब आज हम जिस जगह पे बैठे हैं, राजधानी रायपुर में 7 की 7, रायपुर जिले की 7 की 7 विधानसभा सीट जो है चली गई। क्या इस पर चिंतन मनन हुआ? इस पर चिंतन मनन होता तो शायद और भी क्षेत्रों का जवाब उसमें से निकल के आ जाता। तो कुल मिलाकर मुझे ये लग रहा है, देखिए भूपेश बघेल जी ने अपनी ओर से जितना अथक प्रयास किया, उनकी योजनाएं और उनका जो भी छत्तीसगढ़ियावाद बहुत अच्छा था, सारी चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं संतुलन गड़बड़ा गया। संतुलन गड़बड़ाया, नतीजे ऐसे सामने आए। और मुझे जहां तक के लग रहा है कि जिस तरीके से समीक्षा और जो रिव्यू होनी चाहिए, या कुछ कड़ाई बरती जानी चाहिए, या आगे के बड़े फैसले होने चाहिए, उसमें कहीं कुछ कमी अभी भी कांग्रेस में दिखाई दे रही है अवधेश जी। बिल्कुल। सुरेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि तय समय पे या सही समय पे या उचित समय पे आप लोग जो तय कर ले, समीक्षा हो जाती? जिस तरह से कल वीडियो में कहा गया कि यहाँ 500 कार्यकर्ता बैठे हैं, कोई किसी समीक्षा में गया क्या? अगर कोई बोल दे कि मुझे बुलाया गया या मैं गया तो मैं मंच से उतर जाऊंगा। दूसरी लाइन उसी बयान पे कि यहाँ के लोग, यहाँ के नेता कमरे में बैठ के समीक्षा
कब लेते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि तय समय पे कार्यकर्ताओं को बोलने का मौका मिलता तो मन की गुबार लोकसभा चुनाव में न निकलता, चुनाव में नफा नुकसान का आकलन नहीं किया जाता? अवधेश जी, जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उसके दो कारण हैं। एक प्रचार की भूख और दूसरा भाजपा का षड्यंत्र। तो भाजपा के साथी उचक उचक के बताने में तुले हैं कि भूपेश बघेल की सरकार जो है अधिनायकवादी सरकार है। आप इस बात से विदित हैं, आप पिछले 25 साल से 24 साल से छत्तीसगढ़ की राजनीति को अवधेश जी बहुत करीब से देख रहे हैं और अनिरुद्ध दुबे जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने जोगी जी का कार्यकाल देखा, आप 15 साल भाजपा के कुशासन को भी देखे हैं और 5 साल भूपेश बघेल जी, वो ऐसे जननेता थे, रोज सुबेरे शाम पत्रकारों से चर्चा करते थे, पीसी स्वयं लेते थे और पीसी खत्म होने के बाद भी पत्रकारों के बीच जाके बैठा करते थे। उस व्यक्ति पर ऐसे आरोप, मैं समझता हूं कि ये पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, इनको देखिए ना, मैं तो पहले भी कह रहा हूं, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए लेकिन अनुशासन के दायरे में। जो वो सिचुएशन थी, जो वो चुनावी सभा था, निश्चित तौर पर पार्टी को डैमेज करने के उद्देश्य से भाजपा के षड्यंत्र को अमल किए। वो जो व्यक्ति था वो ब्लॉक का कार्यकर्ता है, वो पहले रहा है जिला पंचायत का सदस्य, वर्तमान में किसी बड़े पद पे नहीं है, लेकिन उसको मन से उतारा नहीं गया। अवधेश जी उनको बोलने की आजादी, उस मंच में जिला अध्यक्ष थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, बड़े बड़े नेता थे, वो उसको अपनी पूरी बात कहने का अवसर मिला। उसके बाद जब भूपेश बघेल जी आए तब भी कार्यकर्ताओं को वो प्रोत्साहित ही किए। दबाने का, कुचलने का काम कभी नहीं हुआ। जो चंदा चोरी भाजपा के मोदी सरकार कर रही है, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर है, क्या इनमें हिम्मत है? सवाल पूछ ले। जो फ्यूचर गेमिंग, जो भी जुआ सट्टे की बात कर रहे थे, फ्यूचर गेमिंग के ऊपर में ईडी-आईटी की रेड डाल के 1368 करोड़ वसूली है ये भाजपा। जो केंद्र की मोदी सरकार है वो 58.4% टैक्स वसूल रही है इन्हीं जुआ सट्टा कंपनियों से। नंदराज पर्वत को बेचे ये 16-17 में डबल इंजन की सरकार थी, हमारी सरकार तो कैंसिल किया। एनएमडीसी छत्तीसगढ़ के विस्तृत रूप से मैं ये पूछ रहा हूँ ना, छत्तीसगढ़ का हित कर रही है विष्णुदेव साय सरकार, क्या भाजपा के कार्यकर्ताओं में साहस है? इनसे पूछ ले। एनएमडीसी का सेल लगा के रखे दीपम की साइड में, हसदेव के जंगल कट रहे हैं, तो अडानी के हमाल से ज्यादा इन भाजपाइयों की कोई स्थिति नहीं है। मैं जवाब ले लेता। दीपक जी बैठे हुए पार्टी के जिम्मेदार नेता है, प्रवक्ता है, जिम्मेदारी से जवाब देंगे। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल ऐड कर देता हूं मैं। आपने कहा कि बीजेपी का षड्यंत्र, आपके पार्टी का नेता आपके कार्यक्रम के मंच पे खड़े होकर माइक पे अगर कुछ बोलता है, पार्टीगत, नीतिगत, निर्णयगत सवाल उठाता है, तो बीजेपी का षड्यंत्र कैसे हो गया? ये तो साफ दिख रहा है। ठीक है, जिस व्यक्ति पर चिंतामणि महाराज पर यह ईडी के माध्यम से आरोप लगाए, उसको आरोपी बनाए, सरगुजा से प्रत्याशी बन गए। उसके बाद आलोक पांडे, जिसको ये चंदाखोर कहा करते थे, अपनी पार्टी में शामिल कर दिए। एक पत्र जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, किसी पार्टी से जुड़े हुए किसी को यदि कोई कंपनी चलाते हैं जो पार्टी के प्रचार प्रसार में सहयोगी हो सकते हैं, उसको काम देना गलत है क्या? पार्टी के फंड की तो ऑडिट होती है। क्या बीएल संतोष की कंपनी भाजपा को सर्विस नहीं देती? उसको पैसा नहीं जाता? मैं जवाब ले लेता हूं। तो ये इनका षड्यंत्र है, साफ दिख रहा है। जो अवसर है, चुनाव का समय है। दीपक जी जवाब दे दीजिए कि बीजेपी का षड्यंत्र है जो इस तरह से सारे कृत्यों को नेताओं से करवा रही है। जवाब दीजिए। अवधेश जी, आपके इस स्टूडियो से कुछ कदमों की दूरी पे कांग्रेस पार्टी का पीसीसी का ऑफिस है। उस ऑफिस के एक शिकायत पत्र आज वायरल हुई है, जिसमें इनके महासचिव ने अपने कोषाध्यक्ष पर आरोप लगाया है कि लगभग 5.89 करोड़, लगभग 6 करोड़ का गबन किया गया है। अपने चहेते परिवारवाद का पालन करते हुए विनोद वर्मा, जिनका इस सरकार को बनाने में कोई योगदान नहीं है, जिस कार्यकर्ता ने 15 साल मेहनत की, विनोद वर्मा उनमें से नहीं है। नकली सीडी बनाने का काम करते थे पत्रकारिता छोड़ के। उसके बाद अपने बेटे की कंपनी को बिना किसी नोटशीट अप्रूवल के कांग्रेस अध्यक्ष के, जिसका उनको अधिकार नहीं था, कोषाध्यक्ष को 6 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए, जिसकी शिकायत की गई है। और उसके शब्द मैं बताता हूं आपको, उसमें लिखा है कि मनमानी लिखवाए हैं इसलिए इनके पास में बीएल संतोष या क्या भाजपा की तिजोरी में झाड़ू मार रहे हैं? बीएल संतोष को भाजपा, छत्तीसगढ़ भाजपा ने पेमेंट किया है, इनके महासचिव चोरी कर रहे हैं। भाजपा के तिजोरी में क्या चोरी कर रहे हैं? और ये स्क्रिप्ट भाजपा के द्वारा लिखा गया था, उसी का परिणाम है कि इनके पास में मौजूद है। वो स्क्रिप्ट जो ये कह रहे हैं महासचिव, ये प्रमाणित करे, ये झूठ है, ये माफी मांगेंगे क्या? जिस व्यक्ति से इन्होंने आरोप लगवाया वो महासचिव नहीं है कांग्रेस के, ये माफी मांगेंगे क्या? अपने झूठ और लफाजी के लिए, अपने झूठ और लफाजी के लिए माफी मांगेंगे क्या? कांग्रेस से 3 कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा लेना
देने वाले, ये चंदा चोर भाजपा चोरी से पीएल संतोष को किस बात का पैसा दिया? आप देखिए ये आपके वो सिसोदिया भाजपा के इशारे पर लिखा, वो स्क्रिप्ट इस बार तैयार किया, ठीक है, किसी पद पर नहीं है। ये महासचिव कह रहे हैं, सुरेश जी मैं ये लौटूंगा स्पष्ट कर दीजिए। ना आपका नैतिक जिम्मेदारी है लौटेगी, आपके पास आपका नैतिक दायित्व है। 6 सिसोदिया महासचिव नहीं है, बिल्कुल ये बताए पीएल संतोष को किस बात का पैसा दे रहे हैं? काम किया हमारे है लूटने और पोल बेच रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सुरेन जी एक मिनट शांत हो जाए। देखिए ऐसे आप लोग बोलेंगे किसी की बातें नहीं आएगी, ये बात बिल्कुल सही है उज्जवल जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस पत्र का जिक्र आप कर रहे हैं, मैंने तो 3 दिसंबर के बाद से लगातार लिखे पत्रों का जिक्र किया, जिसमें आप कन्हैया अग्रवाल का पत्र ले लीजिए, मैं नाम ले लेता हूं, आप चंद्रशेखर शुक्ला का पत्र ले लीजिए, मैं तमाम पत्रों को जयसवाल जी का पत्र ले लीजिए। ठीक है, मैं तमाम पत्रों का, आप एक पत्र लेके आए, आपने उस पत्र को शब्द सब पढ़ दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पत्र का जिक्र आप उज्जवल जी कर रहे हैं वो व्यक्ति पीसीसी के महामंत्री नहीं है। इस बात ये झूठ है। इस लफाजी के लिए माफी मांगेंगे क्या? ये माफी मांगेंगे क्या? ये माफी मांगेंगे क्या? ये संघियों का चरित्र बन चुका है, ये संघियों का चरित्र बन चुका है। ठीक है, क्या पीएल संतोष की कंपनी जो इनके राष्ट्रीय महासचिव है, भाजपा की तिजोरी लुटाई गई, उसका हिसाब देंगे? ये अपने कार्यकर्ताओं को देंगे? ये अपने कार्यकर्ताओं को देंगे? ये अपने कार्यकर्ताओं को देंगे क्या? एनएमडीसी नगर नारका प्लांट ये बेच रहे हैं, इसके लिए माफी मांगेंगे क्या? नंदराज पर्वत अडानी को लुटाया, माफी मांगेंगे क्या? हल्दियों के जंगल काट रहे हैं, ये कोयला चोर, ये देश के संसाधन बेच रहे हैं, 30 बड़े माफी मांगेंगे क्या? सुरेन जी अभी काफी समय बचा हुआ है, अभी रुक जाइए उज्जवल जी, अभी काफी समय बचा हुआ है, मैं अनिरुद्ध जी का रुख कर लेता हूं। अनिरुद्ध जी आज अस्वस्थ होने के बाद भी हमारे डिबेट में आए, अनिरुद्ध जी आपका स्वागत मैं फिर से करता हूं। जब एक बार बता दीजिए कि इस तरह से आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस के भीतर जो स्थिति है उससे क्या लोकसभा चुनाव पे असर पड़ेगा? देखिए क्या है, मन का गुबार तो चिट्ठी या प्रत्यक्ष रूप से निकल ही रहा है। बिल्कुल अच्छा है कि मन हल्का हो जाए, मन हल्का हो जाए बहुत अच्छा है। हालांकि मीडिया में चीजें आ रही है तो लग रहा है कि कांग्रेस बिखरी बिखरी है, लेकिन कांग्रेस भले बिखरी बिखरी हुई है लेकिन कांग्रेस खत्म नहीं हुई है। और लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में एक अच्छे विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। तो अभी तक के कांग्रेस ने गंवाया है, लेकिन इस कदर भी नहीं गंवाया है कि वो आबाद नहीं हो सकती, कि पूरी तरह बर्बाद हो गई है। लेकिन अवधेश जी, जहां तक कि मेरा ये सोचना है कि आपके पास 5 साल आपके पास समय था, आपने वास्तव में बहुत अच्छे काम किए, कई सारे किए, जिसकी मिसाल जो है राष्ट्र में दी गई आप ही के पार्टी के प्रियंका गांधी जी द्वारा और अपना राहुल गांधी जी द्वारा। तो वास्तव में बहुत गंभीरता से चिंतन मनन होना था, और मतलब कम से कम 2 से 3 बैठकों में ये बात आनी थी कि हम चूक कहां गए। बिल्कुल कौन सी ऐसी चीज है कि देखते देखते सब कुछ बदल गया? कहां ये 10 साल की सरकार मानी जा रही थी? तो ये इस पे अनिरुद्ध जी एक चीज मैं ऐड कर देता हूं, 2019 में लोकसभा का चुनाव कांग्रेस हार गई। सुरेन जी आप, अगर मैं कहीं करेक्ट नहीं होंगे तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया, 3 पन्ने का इस्तीफा उन्होंने पोस्ट कर दिया, और उसके बाद उन्होंने पहली बैठक में कहा कि क्या केवल मैं जिम्मेदार हूं हार के लिए? किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। उसके बाद इस्तीफों का दौर हुआ। छत्तीसगढ़ में तो एक भी इस्तीफा नहीं हुआ अनिरुद्ध जी कांग्रेस के हार के बाद। निश्चित रूप से देखिए, मेन मुख्य बात है जिम्मेदारी लेना। अभी ये परंपरा खत्म हो गई है अवधेश जी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, अन्य पार्टियां। पहले ये था कि मैं हार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और जो नेता होता था संबंधित दल का सबसे बड़ा नेता, और वो जो जनमानस का जो भी जो है वो मैं उसको स्वीकार करता हूं, और ये हार सर आंखों पर जो भी हो, ये इस तरीके के आते थे। अब ये सब चीजों पे बहुत समय लगने लग गया है। कोई भी अगर कहीं पार्टी जाती है, भारतीय जनता पार्टी जैसे हारी थी 2018 में और कांग्रेस जैसे हुई, तो मतलब पूरी डिप्रेशन वाली स्थिति वहां भी दिखी थी, यहां पर भी मुझे दिखी। वो तो ठीक है कि लोकसभा चुनाव की अभी थोड़ी सी हलचल है तो कुछ नहीं दिख रहा है। मैं नहीं समझता कि निराशा का ऐसा दौर लोकतंत्र में किसी भी पार्टी में होना चाहिए अवधेश जी। बिल्कुल सर। सुरेन जी, निराशा का दौर लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चिट्ठी पत्री तमाम तरह की चीजें वायरल हो रही है। मैं फिर से एक बार कह देता हूं, 3 दिसंबर से लेकर आज तक की तारीख की चिट्ठियों का मैंने जिक्र किया। मैं पर्टिकुलर किसी एक चिट्ठी पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो व्यक्तिगत तौर पे लिखा हुआ है। वो उस व्यक्ति ने क्यों लिखा, किसको लिखा, किस कारण से लिखा, षड्यंत्र से लिखा, मन की पीड़ा से लिखा या बदनाम करने के लिए लिखा, ये सब भविष्य की बात है, उसको छोड़ दीजिए सुरेन जी। लेकिन ये बता दीजिए कि जिस बात का जिक्र अनिरुद्ध जी भी कर रहे हैं कि लोकतंत्र में किसी पार्टी में इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि आप अपने ही दल के नेता के खिलाफ, आप अपने ही पार्टी के सर्वोच्च नेता के खिलाफ बयानबाजी करते फिरे और कुछ कार्रवाई भी नहीं हो। आपके इस कथन से मैं 100% सहमत हूं अवधेश जी कि
कोई भी राजनीतिक पार्टी, वहां अभिव्यक्ति की आजादी का ये मतलब नहीं है कि आप सार्वजनिक तौर से और गलत समय में मंच से आप इस प्रकार की बात करें। जहां तक बात भूपेश बघेल जी की है, आपने भी बहुत करीब से देखा है किस प्रकार से कार्यकर्ताओं का वो सम्मान करते थे, प्रत्येक व्यक्ति से उनका सुन लीजिए आज उज्जवल जी मैं आ रहा हूं। ये गंद फैलाना छोड़ दीजिए, ये गंदगी फैलाना छोड़ दीजिए। आरएसएस की ट्रेनिंग का नतीजा है। ये अडानी के हमाल इसी तरह से करते हैं। सुन लीजिए आज की बात है, आज की बात है अवधेश जी, आज की बात है, आप कंटिन्यू। आज की बात है। मोदी सरकार का एक केंद्रीय मंत्री मोदी साहब पर आरोप लगा के इस्तीफा दिए हैं। इनके यहाँ तो ये हालत है। सुन लीजिए डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर, अरे आधा दर्जन भाजपाई लड़ने से इनकार किया। 12 बंकी का प्रत्याशी ऐसे बात नहीं होगी अवधेश जी, ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी। ये अडानी के गुलाम इसी तरह से पीएम केयर फंड का हिसाब मांगने का साहस है। पीएम केयर फंड जो सीएजी के ऑडिट से बाहर हो गया, जो आरटीआई के दायरे से बाहर हो गया, जो ये मोदी साहब की पर्सनल तिजोरी हो गई, क्या उस पे इनको जवाब मांगने का अधिकार है? इनको जवाब मांगने का अधिकार है क्या? मीनाक्षी लेखी, प्रताप सारंगी, प्रज्ञा ठाकुर, गौतम गंभीर, सन्नी, अरे इलेक्ट्रल बॉल छोड़ दीजिए सुरेन जी, इलेक्ट्रल बॉन्ड छोड़ दीजिए, आप आज के विषय बोल दीजिए। उज्जवल जी आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं निवेदन पूरे उनको भी आप अपने बारे में बोलिए। सुरेन जी आप मैंने उनकी बात अवधेश जी मैं उनके समय में बोला ही नहीं। ये कैसे फैलाना इनका चरित्र है, 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 इनका चरित्र है। साहस नहीं है, साहस नहीं है। 10 साल से देश की जनता को बेवकूफ समझने का पाप जो है भाजपा कर रहे हैं। 100 दिन में महंगाई कम करने का दावा था। अरे हिम्मत है पूछने का, मोदी साहब के दिनांकवाद में है हिम्मत किसी संघी की, है किसी भाजपा की हिम्मत? पूछे 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा था, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा था। काहे बेचे 30 करोड़, काहे बेचे 30 सार्वजनिक उपक्रम, देश पर कर्ज का भार। अरे सट्टा कंपनी से मोदी सरकार वसूल रही है। ये छापा मारते हैं ईडी का, ये कार्रवाई करते हैं ईडी का, ये आईटी का। अरे फ्यूचर कंपनी से 1368 करोड़ ये मोदी सरकार और भाजपा चंदा का है। चंदा चोरी, जमीन दलाली, बीफ कंपनियों को नहीं छोड़े। ये फर्जी सनातनी बीफ कंपनियों तक को नहीं छोड़े। ये क्या बात करेंगे? अपना जमीन बेच चुके, अपना ईमान बेच चुके ये संघी। अडानी के हाथ में यहाँ की सरकार सौंप दिए। छत्तीसगढ़ के संसाधन अडानी को देने के लिए सरकार में आए हैं। ये बताएं पीएम केयर फंड का हिसाब मांगने का है। जी के पास जा रहा हूँ सुरेन जी, ये सट्टेबाजी तो ये कर रही है। 28% जीएसटी मोदी सरकार ले रही है, 30% इनकम टैक्स, उसके ऊपर चंदाखोरी। फ्यूचर गेमिंग कंपनी से चंदाखोरी है भाजपा करे। शर्म करो, बीफ कंपनियों से 250 करोड़ चंदा खाने वाले। अरे शर्म करो। फ्यूचर गेमिंग से 1368 करोड़ ये चंदाखोरी भाजपा करे, ये चंदाखोरी भाजपा करे। सुरेन जी मैं समाप्त करो, उज्जवल जी मैं समाप्त करो। आप दोनों ने तय कर लिया कि आप लोग अपनी बातें ही रखेंगे, दूसरे दल की बातें नहीं सुनेंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आज दोनों ही दल के प्रवक्ताओं ने, दोनों ही दल के नेताओं ने यह तय कर लिया है कि जनता तक उनकी बातें ना पहुंचे, मतलब एक दूसरे की बातें ना पहुंचे, इसलिए दोनों दल के जो लोग हैं वो डिस्टर्ब करेंगे। और चाहे आप कितना भी रोक लीजिए, नहीं रुकेंगे। उज्जवल जी ने आज दावा कर दिया कि मैं सुरेन जी को नहीं बोलने दूंगा, सुरेन जी ने कह दिया कि मैं उज्जवल जी को नहीं बोलने दूंगा। इसलिए मुझे डिबेट यहां पे क्लोज करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उज्जवल जी आपका शुक्रिया, सुरेन जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक ले नमस्कार।